हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द मिथ्स रिलेटेड टू जेई। ओके, जब आप जेई प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओके, मान लेते हैं अभी आप क्लास 10th में हैं, अभी आप बोर्ड्स देंगे, क्लास 11th में आ जाएंगे या 12th में आ जाएंगे, या आप अभी 11th 12th में और जेई की प्रिपरेशन कर भी रहे हों। ओके, आप जेई की प्रिपरेशन कर भी रहे हों, कोई अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी हों, तो कई सारी मिथ्स हैं जो जेई से कनेक्टेड हैं, या कई सारी कॉमन गलतियां जो स्टूडेंट्स कमिट करते हैं जेई प्रिपरेशन के टाइम पे। तो वो गलतियों को आज हम डिस्कस करेंगे, जो गलतियां मैंने खुद ने की थी और वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। और बहुत सारे लोग वो गलतियाँ करते हैं, तो वो गलतियाँ जो आपको नहीं करनी है, जो भी हो जाए आपको गलतियाँ वो करनी ही नहीं है फॉर जेई प्रिपरेशन, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली गलती, मोर बुक्स मीन्स मोर मार्क्स। ये इतना कॉमन है कि बहुत बहुत ख़राब हो जाएगा परफॉर्मेंस। सबसे पहली बात कि जो आप मान लेते हैं आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल्ड हैं, ओके, सबसे पहला काम आपको जो करना है वो यही है कि आप अपने कोचिंग के बुक्स, उसमें दी गई थियरी, जो आपको क्लास टीचर मतलब आपके जो टीचर हैं वो आपको जो थियरी पढ़ा रहे हैं क्लास में, वो नोट्स अच्छे से रिवाइज करें, और जो आपको कोचिंग की तरफ से जो क्वेश्चन बैंक या शीट्स दी गई हैं उससे सॉल्व करें। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ होती है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, ओके, जब आप नॉर्मल क्लास चल रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ, अगर उसके बाद आपके पास टाइम बचता है, आप जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें और उसके बाद जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें। ये सीधा होता है एक क्रोनोलॉजी, ओके, फॉर जेई प्रिपरेशन वाइल योर द स्टडीज़ आर गोइंग ऑन इन क्लास 11th एंड 12th। ओके, अब कॉमन गलती क्या होती है जब आप नए स्टूडेंट हैं क्लास 11th में? ओके, बहुत कॉमन गलती है, ध्यान से सुनिएगा। अभी हमारे पास बहुत सारे चैप्टर्स हुए नहीं होते हैं। मान लेते हैं हमारा जस्ट एक चैप्टर हुआ हर एक सब्जेक्ट में, हमारे सिर्फ तीन चैप्टर हुए, एक फिज़िक्स में, एक केमिस्ट्री में, एक मैथ्स में। तो अभी क्या है, हमारे पास बहुत ज़्यादा खाली टाइम होता है, क्योंकि अभी हमारे सिर्फ 3 चैप्टर हुए हैं। ओके, तो अभी सिर्फ 3 चैप्टर हुए हैं, आपको सिर्फ 3 चैप्टर के क्वेश्चंस करने हैं, शीट्स करने हैं, और कोई पीछे का रिवीजन कुछ नहीं है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि देखते हैं कि मेरा दोस्त ये कर रहा है, मेरा दोस्त वो कर रहा है, ये दोस्त ये वाली पब्लिकेशन की किताबें कर रहा है, वो दोस्त ये पब्लिकेशन की किताबें कर रहा है, मैं भी ऐसा करता हूँ, मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी वो किताब खरीद लेता हूँ, मैं ये किताब भी ले लेता हूँ, मैं वो किताब भी ले लेता हूँ, और इसे सॉल्व करना चालू कर देता हूँ। ओके, पर आप समझिए, ये आपका सिर्फ इनिशियल का 1-2 महीने के लिए है। उसके बाद जब आपके चैप्टर्स बढ़ते जाएंगे, तब आप बहुत ज़्यादा उलझ जाएंगे ये सब किताबों के बीच में। तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि किताब जितना कम हो सके उतना ही कम किताबें लेनी हैं। जो कोचिंग का मटेरियल है अच्छे से फॉलो कीजिए, जो आपके टीचर ने आपको नोट्स लिखवाए हैं वो नोट्स अच्छे से कीजिए। अगर आपके पास टाइम बच रहा है, आपको क्वेश्चंस और करने हैं, तो वही क्वेश्चंस को वापस कीजिए जो क्वेश्चंस में आपको वीक है, जो क्वेश्चंस आपको फर्स्ट ट्राई में नहीं बने थे, उन क्वेश्चंस को वापस 2 बार 3 बार वापस सॉल्व कीजिए, इंस्टेड कि आप कोई नई बुक्स पे जाएँ। क्योंकि क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आपका सबसे पहला चैप्टर आता है, मान लेते हैं फिजिक्स में वेक्टर्स काइनेमेटिक्स वो चैप्टर आ रहा है। ओके, तो आप क्या होगा, पहले अपने कोचिंग का मटेरियल सॉल्व करेंगे, फिर आप कोई पब्लिकेशन ए है मान लेते हैं, उसका मटेरियल सॉल्व करेंगे, फिर पब्लिकेशन बी का मटेरियल सॉल्व करेंगे, फिर पब्लिकेशन सी का मटेरियल सॉल्व करेंगे। क्योंकि आपके दोस्त ये कर रहे थे, तो आपने उनको देख के आपने भी किताबें ले ली और उनका वो सब मटेरियल सॉल्व करना चालू कर दिया, उसके क्वेश्चंस लगाने चालू कर दिए। तो इससे क्या होता है, आप एक ही चैप्टर को बार बार किए जा रहे हैं, जो करना ज़रूरी नहीं है इतना। आगे काफ़ी सारे और अच्छे चैप्टर्स आएंगे, कई सारे अच्छे हार्ड टॉपिक्स आएंगे, उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि जब आप आगे जाएंगे, मान लेते हैं 11th ख़त्म हो गया, आपके अराउंड 45 चैप्टर्स हो चुके हैं, 15 चैप्टर्स इन ईच सब्जेक्ट मान के चलते हैं अप्रॉक्सीमेट। ओके, तो आपके पास अभी 45 चैप्टर्स हैं। अगर आप पूरी तरह से बुक से सराउंडेड होंगे सारी पब्लिकेशंस के, आपको क्या होगा, पहले मैं ये एक चैप्टर चालू करता हूँ और आप एक बुक से पढ़ेंगे, फिर आप सोचेंगे कि मैं यही बुक से पढ़ने वाला हूँ, पर अनकॉन्शियसली मतलब हो जाता है कि आप दूसरी बुक से भी वही चैप्टर पढ़ रहे हैं, तीसरी बुक से भी वही चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये बहुत कॉमन गलती है। तो जितनी कम बुक्स रख सकें उतनी कम बुक्स। और अगर आपको फिर भी कोई बुक लेनी है, तो मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, उस वीडियो में आप
उसमें से मैं आपको अलग अलग पब्लिकेशंस बताऊंगा। कोई भी एक ही पब्लिकेशन की किताब आपको लेनी चाहिए, उससे ज़्यादा पब्लिकेशन की किताब नहीं लेनी चाहिए। मैंने सबसे पहली गलती ये की थी, मैंने एक ही सब्जेक्ट के लिए दो दो तीन तीन पब्लिकेशंस की किताब ले ली थी। ओके, मेरे पास फिज़िक्स में 2 पब्लिकेशंस की किताबें हैं, मैथ्स में 3 पब्लिकेशंस की किताबें हैं, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया था और इस चक्कर में मेरा काफ़ी सारा टाइम वेस्ट भी हो गया था। जब तक मुझे गलती समझ आई तब तक बहुत बहुत लेट हो गया था। फिर मैंने गलती सुधारी और उससे मेरी परफॉर्मेंस में मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया था। इसलिए जो गलती मैंने की है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप प्लीज़ रिपीट मत कीजिएगा। तो सबसे पहला मिथ है मोर बुक्स मीन्स मोर मार्क्स। ये कम्प्लीटली फॉल्स है। आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा बुक्स नहीं लेनी है। इनफैक्ट बुक्स जितनी कम हो सके, 0 तो बेस्ट। ओके, जितनी बुक्स कम हो सके उतना बेस्ट। कोचिंग मटेरियल को एकदम डेडिकेटेडली फॉलो कीजिए, आपके टीचर के नोट्स को एकदम अच्छे से फॉलो कीजिए, थरो रिवीजन कीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा मिथ क्या होता है, जो बच्चे अभी क्लास 10th में हैं उनका एक मिथ ये हो सकता है कि कोटा जाना इज़ द ओनली सॉल्यूशन। ओके, तो उसका जवाब ये है कि डिपेंड करता है आप कौन सी सिटी में रह रहे हैं। अगर उधर कोई इतनी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं है या इतनी वेल एस्टेब्लिश कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं है या फिर शायद कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ही नहीं है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप ऑनलाइन स्टडी मटेरियल ले लीजिए या ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स ले लीजिए या फिर आप कोटा जाइए। ओके, लेकिन अगर जैसे मैं वडोदरा सिटी का हूँ, यहाँ पे कई सारे अच्छे वेल एस्टेब्लिश कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और मेरे मन में भी था कि मैं या तो कोटा जाऊँ या तो इधर रहूँ। कोटा जाने का एक फ़ायदा ये हो सकता है कि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे, आपको बहुत सारा मतलब पीयर ग्रुप अच्छा मिल सकता है, लेकिन कई सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। ओके, कि अगर आप 10th स्टैंडर्ड तक अपने पेरेंट्स के साथ रहें तो आपको इमीडिएटली हॉस्टल में शिफ्ट करना इतना नहीं पाएगा। ओके, मतलब इतना आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे इतनी जल्दी, तो उससे काफ़ी सारे ग्रेड स्टडीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ता है, वो आपका मोरल डाउन कर देगा। तो एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन ये होता है कि आप अपने शहर में रहिए, पर फाइनल डिसीजन आपका है। ओके, फिर नेक्स्ट मिथ ये होता है कि जेई क्रैक करना बहुत हार्ड है। मैं आपको बता दूं, जेई क्रैक करना बिल्कुल मतलब थोड़ा मतलब कंपटीशन है, पर ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई हार्ड हो गया, बिल्कुल ऐसी बात सोचिए मत। ओके, 11th एंड 12th अगर आपने कोचिंग में जाके टीचर्स ने जो बोला है अच्छे से सुनना है, टीचर्स ने जो नोट्स बनवाए अच्छे से, पहले तो नोट्स अच्छे से बनाए होने चाहिए, अच्छे से रिवाइज किया है, जेई मेंस और जेई एडवांस के प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं, सब कुछ डेडिकेटेडली जो टीचर ने आपको बोला है, जो होमवर्क दिया है या जो भी शीट सॉल्व करने के लिए दिए, हर एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, हर एक क्वेश्चन के साथ थोड़ा के जाइए। आपको जेई मेंस और जेई और अच्छे खासे मॉक टेस्ट दे दीजिए। जेई मेंस और जेई एडवांस के दिन आपको वो जस्ट एज अ रेगुलर डे लगने वाला है, कोई फ़र्क नहीं लगेगा। ओके, बिल्कुल सेम लगेगा, जैसे आपने मॉक टेस्ट दिए होंगे वैसा ही फील आएगा, कोई ऐसा चेंज नहीं लगता है। ओके, मैंने जेई मेंस लास्ट ईयर दिया था और उसके बाद इस साल जस्ट अटैम्प्ट करने के लिए मैंने जेई मेंस दिया था। ओके, बिना कुछ पढ़े। ओके, मैं वैसे भी कॉलेज में आ चुका हूँ, उसके बाद भी मैंने जेई मेंस दिया था और आउट ऑफ 300 मार्क्स मेरे अराउंड 149 मार्क्स आए थे बिना पढ़े। ओके, मैं लास्ट ईयर जेई मेंस दिया था, उसके बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया और फिर कुछ नहीं पढ़ा, जस्ट ऐसे ही इस बार मैंने फॉर्म भर के जेई मेंस ऐसे ही दे दिया और उसके बाद भी 149 मार्क्स आए। तो जो भी आपको टीचर बोल रहा है वो अच्छे से कीजिए और रिवाइज थॉरोली कीजिए। बस ये 2-3 काम हैं ऐसे जो अच्छे से आप करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए आपकी मेमोरी में सारे नोट्स अच्छे से बैठ जाएंगे और क्वेश्चंस अच्छे से आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके, फिर नेक्स्ट चीज़ आती है स्टडी आवर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सक्सेस रेट। ये बहुत बड़ा मिथ है कि मैं 13 घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं 14 घंटे पढ़ रहा हूँ, ये कम्प्लीटली एक मिथ है। ओके, आपने हर बार सुना होगा, बहुत कॉमन लाइन है, क्वालिटी इज़ ग्रेटर देन क्वांटिटी, इधर भी वो अप्लाई होती है। लेकिन सबसे पहली बात, अगर आप 13 घंटे 14 घंटे पढ़ रहे हैं तो उससे क्या होगा, आपकी स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है और अगर आप सोएंगे कम तो आपको, बहुत कॉमन है, मेरे साथ भी हुआ था, मैंने इमीडिएटली गलती सुधार ली थी। जब मैं 12th में था तब मैंने एक्चुअली ट्राई किया था कि बहुत ज़्यादा पढ़ना चालू कर दिया था। ओके, आउटडोर मैं खेलने जाता था पहले, वो सब बंद कर दिया। उसकी वजह से क्या हुआ, जब मैं कोचिंग जाता था तब मेरे को उधर बहुत मतलब
नींद जैसे आने लगती थी, तो उस वजह से आप नोट्स अच्छे से नहीं बना पाएंगे। अगर आप नोट्स अच्छे से नहीं बना पाएंगे तो जब आपका रिवीजन का टाइम आएगा आप रिवाइज अच्छे से नहीं कर पाएंगे, आपको कंसेप्ट समझ नहीं आएंगे। तो सबसे पहला है अच्छे से नींद लीजिए। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। स्टडी कितना करना है, सेल्फ स्टडी कितना करना है, वो अभी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं आप कोचिंग जाते हैं, आपके उधर 2 क्लास होते हैं 2 आवर्स ईच के, तो 4 घंटे के क्लास हुए। जितने भी टाइम का क्लास हो रहा है ना आपका, उसको इंटू 1.5 कर लीजिए, उतना आपको सेल्फ स्टडी घर पे आके करना है। 4 घंटे की क्लास इंटू 1.5 6 घंटे, 6 घंटे का आपको घर पे आके सेल्फ स्टडी करना है। ओके, और काफ़ी एक जो मैं पर्सनली फॉलो करता था और कई सारे मैंने जो मेरे टॉपर फ्रेंड्स हैं उनसे भी पूछा है, ओके, जो बहुत ही मतलब जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उनका ये कहना था कि एक कॉमन शेड्यूल जो बहुत लोग फॉलो करते हैं अच्छे से सेल्फ स्टडी करने के लिए, कि मान लेते हैं आपकी कोचिंग है लेट्स सपोज फ्रॉम 4 to 8, ओके 4 to 8 आपकी कोचिंग है, तो 6 घंटे जो आपको सेल्फ स्टडी करना रहता है ना, वो आप टाइम निकालिए। सबसे पहला टाइम सुबह 4 से 6:30, ओके। नॉर्मली आप स्कूल के लिए जाएंगे 7 सवा 7 के बाजू आपकी वैन आती होगी या बस आती होगी, तो 6:30 तक आप आराम से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। 4 से 6:30 बहुत ही अच्छा टाइम है, और इस टाइम आप केमिस्ट्री पे फोकस कीजिए, ओके। केमिस्ट्री में जो रटने का पार्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो बहुत अच्छे से फोकस कीजिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बेस्ट सोर्स जो है जेईई मेंस के लिए, डेट इज़ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स एज इट इज़। लाइन का कोई भी लाइन उठा के पूछ लिया जाएगा एनसीईआरटी से, ओके। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में आपको हर एक लाइन के साथ थरो होके जाना है, ओके। और आपका 2.5 आवर्स का सेल्फ स्टडी इधर हो गया 4 to 6:30, ओके। आप मान लेते हैं घर आए स्कूल से अराउंड 12:30, आपको कोचिंग जाना है अराउंड 4 o'clock, तो 12:30 से 1 आप अपना लंच कर लीजिए या जो भी थोड़ा रेस्ट लेना ले लीजिए। 1 o'clock to 3 o'clock आपको जो भी कोचिंग से होमवर्क मिला है या जो भी मिला है होमवर्क, या कुछ सेल्फ स्टडी करने के लिए बोला गया है, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ के आने के लिए बोला गया है, वो आप कर लीजिए इस 2 घंटे में। ये आपके 4.5 घंटे हो गए। आप जब कोचिंग से आते हैं 8 o'clock, 8 to 9 आप रेस्ट लीजिए, खाना खाइए। 9 से 10:30 एक बार ये जो भी आपको रिवाइज करना है ना, इस टाइम आपने जो भी 4 घंटे में पढ़ा है वो पूरा इस 1.5 घंटे में अच्छे से रिवाइज कीजिए, लिख के रिवाइज कीजिए। शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाइए अच्छे से, और 10:30 को आप सो जाइए, ओके। 10:30 to 4 सोइए। अगेन सेम शेड्यूल फॉलो कीजिए 4 to 6:30 पढ़ने का, ओके। 4 घंटे की क्लास और 6 घंटे की सेल्फ स्टडी, 2 साल डेडिकेटेडली ये फॉलो करने वाला बच्चा आराम से, मैं कहता हूँ कि अगर उसने अच्छे से पढ़ाई की है, अच्छे से रिवीजन किया है, सब कुछ प्रॉपरली जैसे टीचर्स ने उसको इंस्ट्रक्ट किया है, वो आराम से 4-5 हज़ार की रैंक ला सकता है जेईई एडवांस में, ओके। और उसके अलावा ये सब कुछ अच्छे से फॉलो किया होना चाहिए। जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 5 बार सॉल्व कर लीजिए, जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 5 बार सॉल्व कर लीजिए। जो आपको टीचर्स ने बोला है वो अच्छे से फॉलो कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, रिवाइज अच्छे से कीजिए, ओके। फिर नेक्स्ट मिथ ये आता है कि दोस्त क्या कर रहा है, ये हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, ओके। ये मिथ नहीं पर एक गलती है, ओके। दोस्त क्या कर रहा है ये हम बहुत ज़्यादा देखते हैं कि हमारा दोस्त, हम मान लेते हैं हम अभी नए आए हैं क्लास 11 में, हम देखते हैं हमारा चैप्टर चल रहा है फिजिक्स में, मान लेते हैं काइनेमेटिक्स, और हमारा दोस्त कर रहा है NLM, ओके, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इनफैक्ट वो शायद उससे आगे बढ़ के वर्क पावर एनर्जी में पहुंच चुका है, ओके। खुद क्वेश्चंस किए जा रहा है, खुद थ्योरी किए जा रहा है, तो हमें क्या लगता है वो इतना आगे निकल गया, हम काफ़ी पीछे हैं। पर हम पीछे नहीं हैं। जब कोर्स ख़त्म होने वाला है तब उसका भी पूरा कोर्स ख़त्म होगा, मेरा भी पूरा कोर्स ख़त्म होगा। जो 1.5-2 साल बाद कोर्स ख़त्म होने वाला है, अराउंड 1.5 साल में 11-12 का कोर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ख़त्म हो जाता है, ओके। तो इस टाइम में 1.5-2 साल बाद हम दोनों एक साथ होंगे, सिलेबस दोनों का कंप्लीट होगा, दोनों ने अच्छे से पढ़ाई की, दोनों को अच्छे से कंसेप्ट आते होंगे, ओके। अगर दोनों ने अच्छे से किया है तो सबसे पहली चीज़, अगर वो अभी आपसे आगे जा रहा है, ओके, इन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन ऑफ द थियरी,
तो आप उसका टेंशन मत लीजिए। और इस देखा देखी में कि मैं और बुक्स ले लेता हूँ, उसने जो बुक्स ली है मैं ले लेता हूँ, वो मैं भी पढ़ लेता हूँ, अभी मेरे पास टाइम है मैं पढ़ लेता हूँ, ये बहुत कॉमन गलती है कि मैं बुक्स ले लेता हूँ, मैं भी वो पढ़ लेता हूँ आगे का। अगर आप आगे का पढ़ने गए, आपका करंट जो आप पढ़ रहे हैं उसके साथ बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होगा। जो आपने जिस तरह करंट का पढ़ाई किया है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होगा, और वो आपके आगे के जो है चैप्टर्स, वो करंट जो चैप्टर्स हैं आपके, वो आगे के चैप्टर्स के बेस है। जैसे अगर आपको अभी काइनेमेटिक्स या एनएलएम नहीं आता है तो आपको रोटेशनल मोशन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। रोटेशनल मोशन वैसे ही बहुत हार्ड चैप्टर है, उसमें अगर आपको अभी काइनेमेटिक्स एनएलएम ही नहीं आ रहा है तो आप रोटेशनल मोशन में बहुत दिक्कत फेस करेंगे। तो सबसे पहला है करंट को स्ट्रॉन्ग बनाइए, ताकि आपका आगे का जो बेस है वो एक बार स्ट्रॉन्ग हो गया, आपको आगे के चैप्टर्स बहुत आसानी से समझ आएंगे। जैसे ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ग्रेविटेशन 11 का चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12 का चैप्टर है। दोनों काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से आप कह सकते हैं कनेक्टेड है, ओके, क्योंकि दोनों में फोर्सेज जो है वो इन्वर्स ऑफ आर स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल है, ओके। तो इसलिए जो करंट के चैप्टर हैं उस पर आप अपना बेस अच्छे से बनाइए, अच्छे से फोकस कीजिए, अच्छे से क्वेश्चंस लगाइए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, ताकि आपका आगे के चैप्टर्स अच्छे से हो पाएँ। आगे कोई आपका दोस्त आगे का पढ़ रहा है उसके लिए आप आगे का पढ़ें, ये बिल्कुल सेंस नहीं बनाता है, ओके। अनटिल एंड अनलेस की कोई टेस्ट आ रहा है और आपको कोई ज़्यादा अच्छे सिलेबस कवर करना बाकी है तभी करें, नहीं तो कोई सेंस नहीं बनता है ये सब करने का। क्योंकि 1.5-2 साल बाद जब सिलेबस ख़त्म होगा, उसका भी पूरा सिलेबस ख़त्म होगा, आपका भी पूरा सिलेबस ख़त्म होगा, एक साथ होंगे, तब इतना फ़र्क नहीं बनेगा। और आपको फाइनल जेई देना है, आपको आज के कोई 1-2 टेस्ट के लिए नहीं पढ़ रहे हैं आप जेई के लिए पढ़ रहे हैं, जेई के लिए फोकस कीजिए। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, आपको डेफिनेटली वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल लर्निंग विद आशुतोष असवानी ट्रिपल आईटीएन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।